हेलो बच्चों। तो बच्चों लास्ट हमने चैप्टर नंबर 3 में हमने दो तरह के ग्राफ पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा वेग समय ग्राफ। क्या पढ़ा था? वेग समय ग्राफ। तो उस पर हमने क्वेश्चन भी किए थे। तो हमने सीख लिया था कि स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल होगा, ढाल का मतलब क्या होगा? थीटा। तो हमेशा ढाल किस रूप में आएगा? x/t के रूप में आएगा। स्थिति समय का जो ढाल है tan थीटा, तो ये हमेशा किसको शो करेगा? v को। यानी स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग को व्यक्त करता है। और वेग समय ग्राफ की बात करें तो वेग समय वक्र का ढाल यानी v/t हमें मिलेगा, तो ये किसको शो करेगा? त्वरण को। वेग समय ग्राफ का ढाल किसको बताएगा? त्वरण को। तो ये तो इसका ढाल हो गया था। और वेग समय ग्राफ का जब आप क्षेत्रफल निकालोगे तो ये क्या आता है? vt। ये होती है कण द्वारा चली गई दूरी। तो ये बात हमने सीखी थी, क्वेश्चन में किए थे। तो आज आपके इस 3rd चैप्टर का लास्ट टॉपिक, तो आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास क्या है? आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग। आज का टॉपिक है आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। आपेक्षिक वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी। तो काफी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में आपेक्षिक वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो बच्चों कई बार आप देखते हो, जैसे जब आप स्टेशन पे होते हो, ट्रेन में जब आप बैठे होते हो, तो जैसे मान लो आपके पास कोई दूसरी ट्रेन है। अब आपकी ट्रेन भी चल रही है, वो भी ट्रेन चल रही है, लेकिन बहुत कम स्पीड पे चल रही है मान लो, ठीक है। तो आपको लगता है कि दोनों ट्रेन क्या है? स्थिर है। मतलब वो आपको दिखाई दे रहा है, सामने वाले को आप दिखाई दे रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों रुके हुए हैं, जबकि दोनों क्या होती हैं? गतिशील होती हैं। ऐसे जब आप गति करते हो तो व्यक्ति आपको पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी ट्रेन चल रही है कि उसकी ट्रेन चल रही है। तो इन सब बातों का जवाब आपको कौन देगा? आपेक्षिक वेग देगा, रिलेटिव। तो ध्यान रखें, कभी भी, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी स्वतंत्र गति का अस्तित्व नहीं होता। स्वतंत्र गति का अस्तित्व नहीं होता। स्वतंत्र गति को हम निरपेक्ष गति भी बोल सकते हैं। निरपेक्ष गति, एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट मोशन। तो कभी भी निरपेक्ष गति का अस्तित्व नहीं होता, यानी स्वतंत्र गति का अस्तित्व नहीं होता। यानी गति हमेशा, इसका मतलब क्या हुआ कि गति सदैव सापेक्ष होती है। जो मोशन है, गति हमेशा किसी ना किसी के सापेक्ष होती है। समझ गए? कभी भी स्वतंत्र गति का अस्तित्व नहीं है। एब्सोल्यूट मोशन डज नॉट एग्जिस्ट। गति हमेशा कैसे होती है? किसी ना किसी के सापेक्ष होती है। किसी ना किसी को आधार आपको मानना पड़ता है, कोई बिंदु आपको मानना पड़ता है, कोई निकाय, कोई निर्देश तंत्र हमें मानना पड़ता है। तो गति हमेशा किसी ना किसी क्या होती है? सापेक्ष होती है। ऐसा हम यहां पर बात कर रहे हैं। और जो पृथ्वी पर होने वाली जो सभी गतियों का आप जो अध्ययन करते हैं, वह पृथ्वी के सापेक्ष करते हैं। किसके सापेक्ष करते हैं भाई? पृथ्वी के सापेक्ष करते हैं। तो हम जो भी गति कर रहे हैं, जो भी हम, कोई व्यक्ति v वेग से गति कर रहा है, या पानी मान लो बह रहा है,
कोई भी गति है वो किसके सापेक्ष होती है? पृथ्वी के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष हम ज्ञात करते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं? नियत मान लेते हैं। उसको हमने नियत मान के फिर हम सभी पिंडों की गति का अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी को हमने क्या माना हुआ है? नियत माना हुआ है। तो उसको नियत मानकर, उसको स्थिर मानकर हम वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि गति हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष होती है, स्वतंत्र गति का अस्तित्व नहीं होता। अपन आगे और पढ़ेंगे आपेक्षिक गति के बारे में। बहुत बड़ी फिजिक्स है, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन के आपेक्षिकतावाद सिद्धांत। अब बड़ी क्लासों में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहां हमें बात करनी है आपेक्षिक वेग की। देखो यहां किस तरह हम सब समझ सकते हैं आपेक्षिक वेग क्या होता है। तो नाम से क्लियर है, आपेक्षिक वेग यानी आपेक्षिक वेग की परिभाषा क्या होगी? किसी एक वस्तु का, किसी एक कण लिख दो चाहे मैं, किसी एक कण का दूसरे के सापेक्ष, किसी एक कण का दूसरे के सापेक्ष जो वेग होता है, वेग को आपेक्षिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आपेक्षिक वेग कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि एक वस्तु का दूसरे के सापेक्ष वेग क्या होता है? आपेक्षिक वेग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया, मान लो ये कोई ए वस्तु है, ठीक है, ये वीए वेग से गतिशील है, वीए, ये इस डायरेक्शन में कितने वेग से गतिशील है? वीए वेग से। मान लो दूसरी वस्तु है, मान लो बी, ये वीबी वेग से गतिशील है। तो दो वस्तुएं गतिशील है हमारे पास, एक तो ए वस्तु ये वीए वेग से गतिशील है, दोनों समान दिशा में गतिशील है। दूसरी वस्तु बी है, ये वीबी वेग से गतिशील है। तो अब दोनों वस्तुएं गतिशील हो गई। तो यहां फिर आपेक्षिक वेग की बात करते हैं। अब जो यहां गति का अध्ययन करेंगे वो कौन सा? आपेक्षिक गति का। तो कैसे लिखते हैं देखो, कि वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग, वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग, तो इसको हम इस तरह शो करते हैं वी ए बी। क्या लिखेंगे? वी ए बी, वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग। तो क्या होता है वी ए बी का मतलब? वी ए माइनस वी बी, यह आपेक्षिक वेग होता है। वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग यानी वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? वी ए माइनस वी बी। मतलब जिसके सापेक्ष आप ले रहे हो, हम बी के सापेक्ष ले रहे हैं, उसको घटा देते हैं, वी ए माइनस वी बी। और ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि वस्तु बी का ए के सापेक्ष वेग, पहले मैंने ए का बी के सापेक्ष लिया, अब बी का ए के सापेक्ष, तो इससे मैं ऐसे लिख देता हूं वी बी, ठीक है। तो वी बी ए का मतलब क्या हो गया? बी का ए के सापेक्ष वेग, वस्तु बी का ए के सापेक्ष, पहले वाले का होता है दूसरे वाले के सापेक्ष। तो वी बी ए का मतलब क्या होगा? वी बी माइनस वी, वी बी ए का मतलब क्या होगा? वी बी माइनस वी। समझ गए? वीबी का मतलब क्या हो गया? वीबी माइनस वी। तो बहुत सिंपल शब्दों में हमने पढ़ा कि वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग वी ए बी, तो ए का बी के सापेक्ष वी ए माइनस वी बी, ऐसे बी का ए के सापेक्ष वी बी माइनस वी ए। तो यहां एक बात क्लियर है कि दोनों जो वस्तुएं हैं वो समान दिशा में गतिशील हैं। तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, यहां दोनों वस्तुएं समान दिशा में गतिशील हैं।
दोनों वस्तुएं कैसे हैं, समान दिशा में गतिशील हैं। मतलब हम दिशा विपरीत कर दें, सपोज करो ए जो है वो अब इस डायरेक्शन में गतिशील हो गया, ये वी ए हो गया, और वी भी तो हमारा इस दिशा में है, विपरीत दिशा में गतिशील हो। तो अगर दोनों वस्तुएं परस्पर विपरीत दिशा में गतिशील हो, दोनों वस्तुएं परस्पर विपरीत दिशा में गतिशील हो, विपरीत दिशा में गतिशील हो, तो क्या होगा। तो अब देखो आप इसको समान दिशा में बनाएं। जैसे अगर मान लो मुझे ए की डायरेक्शन इधर करनी है, तो ये हम पढ़ेंगे सदिश में एक होता है विपरीत सदिश। तो अगर इस डायरेक्शन में वी ए है तो केवल हम इसकी दिशा को बदलें, तो माइनस यूज कर लेते हैं कि माइनस वी ए होगा इस तरफ, और बी तो हमारे पास है इस दिशा में वी बी। ठीक है, तो सदिश में प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि हमने परिमाण में कोई चेंज नहीं करा, केवल आप दिशा बदलते हो, तो केवल माइनस से गुणा कर दिया। जैसे हम सीखते हैं इस तरह कि इधर पॉजिटिव एक्स है, इधर नेगेटिव एक्स है, ऊपर पॉजिटिव वाई है, नीचे नेगेटिव वाई है। तो दिशा बदलने का मतलब है कि आप किससे गुणा कर रहे हो, माइनस से गुणा कर दिया हमने। तो अब दोनों वस्तुएं परस्पर विपरीत दिशा में गतिशील हो, तो हमने एक वस्तु अब एक ऋणात्मक ले लिया, तो अभी समान दिशा में हो गई। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अब बताओ वी ए बी कितना होगा, ए का बी के सापेक्ष वेग, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे भाई वी ए, लेकिन वी ए कैसा है, नेगेटिव, माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। ये इसमें क्या आ गया फिर, माइनस का वी ए माइनस का वी बी, या माइनस कॉमन लेके वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी। ठीक है, तो जुड़ गया, मतलब माइनस डायरेक्शन का बता रहा है। अगर मैं कहूं वी बी ए बताओ, बी का ए के सापेक्ष, तो क्या लिखोगे, वी बी माइनस और वी ए का मान माइनस का वी ए, क्योंकि हमारे पास जो वी ए की वैल्यू है वो किसमें, अब नेगेटिव में है। तो ये क्या हो जाएगा, वी बी प्लस वी ए, वी बी प्लस वी ए। तो आप देख रहे हैं यहां पर ए का बी के सापेक्ष वेग लो, चाहे बी का ए के सापेक्ष वेग लो, तो केवल किसका अंतर होता है, माइनस का अंतर होता है, बाकी दोनों का परिमाण क्या होता है, समान होता है। तो एक वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष या दूसरी वस्तु का पहली वस्तु के सापेक्ष जो आपेक्षिक वेग है उसका परिमाण क्या होता है, समान होता है। परिमाण क्या होगा भाई, समान, केवल किसका अंतर होगा, दिशा का। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो चूंकि वी ए बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तथा अगर मैं लिखूं वी बी ए, यानी बी का ए के सापेक्ष, तो क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। तो यहां माइनस कॉमन ले लूं, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं वी ए माइनस वी बी। तो ये हमारे पास है वी बी ए। अब देखो मैं इसका परिमाण ले रहा हूं, इसका मोड ले रहा हूं मैं, तो ये मोड क्या करेगा, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, यानी वी ए माइनस वी बी। नेगेटिव क्या बना दिया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी ए बी, ए का बी के सापेक्ष वेग, आपेक्षी वेग, उसका परिमाण बराबर होता है बी का ए के सापेक्ष आपेक्षी वेग के परिमाण के। ए का बी के सापेक्ष आपेक्षी वेग का परिमाण बराबर है बी का ए के सापेक्ष आपेक्षी वेग के परिमाण के। तो दोनों वस्तुओं के एक दूसरे के सापेक्ष जो आपेक्षी वेग के परिमाण होते हैं वो क्या होते हैं, समान। परिमाण हमेशा क्या मिलेंगे, समान, और दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा हमने इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ा। अब इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि कैसे आता है वी ए माइनस वी बी। तो उसको देखें। देखिए बच्चों, तो अभी हमने सीख लिया है कि अगर हमें दोनों वस्तुएं समान दिशा में गतिशील हो तो वी ए बी क्या होगा, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है,
ए का बी के सापेक्ष। और अगर आपको वी बी ए निकालना है बी का ए के सापेक्ष, तो क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। ये कंडीशन कब है, जब दोनों कैसे हो, समान दिशा में हो। क्लियर, समान दिशा में। ओके, अब इसको प्रूफ करते हैं कैसे, क्योंकि वेग तो विस्थापन में परिवर्तन की दर है, तो विस्थापन को हम लेके चले। तो देखिए, सपोज करो ये मान लो मेरे पास कोई एक्स अक्ष है, ठीक है भाई, और ये मान लो मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। अब मान लो सपोज करो t बराबर 0 पर कोई वस्तु a मेरे पास यहां पर है और b वस्तु मान लो यहां पर है, ठीक है। ये जो स्थिति है वो किस पर है, t बराबर 0 पर। ये स्थिति का अक्ष है, समय का नहीं है। कभी आप सोचो सर यहां भी 0 यहां भी 0, तो ये t बराबर 0 पर a और b पॉइंट की स्थिति ये है। स्थिति होती है हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष। ये मूल बिंदु हो गया, किसी ना किसी को आपको स्थिर मानना पड़ेगा। तो ये मानो एक्स अक्ष हो गया, ये ए और बी की स्थिति बता रहा है t बराबर 0 पर। अभी ये गतिशील नहीं है, स्थिति बता रहा है कि ए पॉइंट पर इसकी स्थिति मान लो मैंने मान लिया एक्स ए 0। इसका मतलब क्या है कि t बराबर 0 पर इसकी स्थिति, तो यहां से लेकर o से लेकर जो a तक की डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स ए 0, ठीक है। ऐसे बच्चों मैं t बराबर 0 पर b की स्थिति की बात करूं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स बी 0। इसका मतलब o बिंदु से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है बिंदु b तक की, तो ये क्या है बच्चों, एक्स बी 0। समझ गए। तो आपको स्थिति को बता रहा है कि a t बराबर 0 पर x से 0 स्थिति पर है, मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष कितनी दूरी पर है, x a दूरी पर है, और मूल बिंदु के सापेक्ष जो b वस्तु है वो कितनी दूरी पर है, x भी 0 पर है। तो दोनों स्थिति किस समय पर है, t बराबर 0 पर। अब ये गतिशील हो जाती है। गतिशील होने के बाद इनकी स्थिति बदल जाती है। ये मान लो x अक्ष था, तो मान लो अब a तो यहां पर आ गया और मान लो b यहां पर आ गया, यानी हम b को आगे ले रहे हैं। हम b को कहां ले रहे हैं, आगे। ये मूल बिंदु है। तो मानो t समय पर जो a वस्तु है उसकी स्थिति ये हो गई, इसको मैंने मान लिया x a t। t समय पर देखो a पहले यहां था, अब यहां आ गया, तो t बराबर 0 पर तो x से 0 पे था, और t समय पर जो a वस्तु है वो x से t पर आ गया, और गति करके जो b वस्तु है वो यहां पे आ गई। तो ये दूरी मैंने क्या मान ली बच्चों, एक्स बी टी मान ली, कि बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग टी समय पर जो हमारी बी वस्तु है वो कितनी स्थिति पे आ गई, एक्स बी टी पे आ गई। समझ रहे हो। तो ए वस्तु ने तो चला एक्स ए 0 से एक्स ए टी, ऐसे बी वस्तु ने एक्स बी 0 से एक्स बी टी। तो आप देख सकते हैं कि टी समय में, क्योंकि टी बराबर 0 था और ये क्या था, टी समय था, तो अगर आप इस तरह लिखें इसको कि देखो टी समय में कितना हुआ वस्तु ए का विस्थापन, वस्तु ए का विस्थापन, क्योंकि हमें आपेक्षिक वेग निकालना है तो पहले आपेक्षिक विस्थापन निकालना पड़ेगा। टी समय में वस्तु ए का विस्थापन, वस्तु ए का विस्थापन, तो टी समय में जो वस्तु ए का विस्थापन है उसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसको सपोज करो मैंने बोल दिया एस ए, क्या बोल दिया बच्चों, एस ए का विस्थापन। तो अंतिम स्थिति यानी एक्स ए टी माइनस प्रारंभिक स्थिति यानी एक्स ए 0, यह आ गया टी समय में वस्तु ए का विस्थापन, एक्स ए टी माइनस एक्स ए 0। क्लियर है। तो ये विस्थापन हमारे पास है कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अब ये जो विस्थापन होगा वो किससे बराबर होगा, वेग इंटू समय के। ये सब स्थितियां हैं, v इंटू टी, यानी ए वस्तु जो गति कर रही है, ए वस्तु का जो वेग है वो है बच्चों वी ए टी। चलो मैंने मान लिख दिया ए, वी ए का मतलब क्या हो गया, ए वस्तु का वेग। तो भाई विस्थापन क्या होगा, v इंटू टी, क्योंकि विस्थापन है दूरी, दूरी का मतलब क्या होता है 4 गुना समय।
तो va चाल से चल रहा है t समय तक, तो दूरी कितने तय करेगा, va इंटू टी। कोई वस्तु t समय में va चाल से चल रही है तो दूरी कितने तय करेगा, va t। ऐसे ही इसी प्रकार वस्तु b के लिए ऐसे ही वस्तु b के लिए उसने t समय में कितनी दूरी चली वस्तु b के लिए, तो उसको मैंने मान लिया एस बी कि t समय में कितना विस्थापन है। तो अंतिम स्थिति क्या है उसकी, एक्स बी टी माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या है, एक्स बी जीरो। तो t समय में चली गई दूरी का मतलब चाल गुना समय, या सदिश रूप में लिखे तो वेग गुना समय। तो ये हो जाएगा बच्चों v a की जगह वी बी इंटू में t। तो ये तो t समय में भाई कहने का मतलब ये हुआ, a वस्तु पहले x से 0 पर थी t समय पे x से t पे आ गई, b वस्तु पहले x भी 0 पे थी और t समय पर वो x भी t पे आ गई। तो दोनों वस्तुओं का क्या आ गया बच्चों, विस्थापन आ गया। दोनों बच्चों क्या आ गया, दोनों वस्तुओं का सॉरी क्या आ गया, विस्थापन। कि ऐसे बराबर va और एस बी बराबर क्या हो गया, वी बी टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम दोनों के विस्थापन हमारे पास है, ए वस्तु का एस ए और बी वस्तु का एस बी, तो मैं अगर ऐसे लिखूं कि वस्तु बी का ए के सापेक्ष, अतः वस्तु बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक विस्थापन, वस्तु बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक विस्थापन क्या होगा, बी का ए के सापेक्ष, तो क्या लिखे इसको एस बी माइनस ए से, बी का ए के सापेक्ष हो गया एस बी माइनस एस ए, यानी क्या हो जाएगा, एस बी की वैल्यू क्या है, वी बी टी, और एस ए की वैल्यू क्या है, वी ए इंटू टी। तो बच्चों ये हो गया आपेक्षिक विस्थापन कि एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इंटू टी। ठीक है, तो यहां पर जो वी बी माइनस वी ए की वैल्यू हमें मिलेगी, वी बी माइनस वी ए, वो क्या मिलेगा, एस पी माइनस एस ए अपॉन टी। तो ये देखो क्या आ गया, आपेक्षिक विस्थापन में परिवर्तन की दर, बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक विस्थापन, ये एस बी माइनस एस ए क्या है, एस बी माइनस एस ए का मतलब क्या है, वस्तु बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक विस्थापन, और समय का भाग दे रहे हो तो आपेक्षिक विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो यही क्या होगा कि बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होती है, वेग होती है। तो यहां हो गया आपेक्षिक विस्थापन, बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक विस्थापन घटा रहे हैं आप, बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही बी का ए के सापेक्ष क्या बोलते हैं, आपेक्षिक वेग। देखो हमारे पास आ गया फॉर्मूला कि वी बी ए इज इक्वल टू क्या मिल गया, वी बी माइनस वी ए। तो दोनों देखो समान दिशा में गतिशील थी, ए भी इधर जा रहा है, बी भी इधर जा रही है, तो बी का ए के सापेक्ष जो आपेक्षिक वेग है वो कितना मिल गया हमें, वी बी माइनस वी ए। क्लियर है, तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास वी बी माइनस वी ए। तो ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं कि वी ए बी इसी प्रकार सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम, जैसे वी बी ए लिखा वी बी माइनस वी ए, ऐसे में क्या लिख सकता हूं वी ए बी। तो वी ए बी का मतलब क्या होगा, ए का बी के सापेक्ष, तो क्या करेंगे वी ए माइनस वी बी। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान ले इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, और दोनों वैल्यू आपको क्या मिल रही है, क्या रिलेशन आ रहा है कि वी ए बी इज इक्वल टू माइनस का वी बी ए, ये ध्यान रखें। इक्वेशन 3 अब देख रहे हैं कि दोनों का परिमाण भी क्या है, समान, वी ए बी का परिमाण इज इक्वल टू वी बी ए का परिमाण, दोनों का परिमाण भी क्या है भाई, समान है, दिशा क्या है, विपरीत। तो एक दूसरे के सापेक्ष जो आपेक्षिक वेग का परिमाण लेते हैं वो समान होता है, दिशा क्या होती है बच्चों, विपरीत। तो ये हमने सीखा आपेक्षिक वेग के बारे में।
ठीक है बच्चों, चलो और इस हम आगे देखें कुछ। देखो जैसे मैंने लिखा आपके सामने कि VBA, तो VBA का मतलब क्या हो गया, VB माइनस VA। ठीक है, चलो इसको मैं इक्वेशन नंबर A मान लेता हूं। ठीक है, तो यार इसको मैं साफ कर देता हूं, बोर्ड आपको भरा भरा लग रहा होगा, इससे भी टेंशन हो जाती है। थोड़ा हल्का कर देते हैं बोर्ड को। ओके, तो बच्चों VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA। तो मैंने अगर आपसे कहा कि यदि मान लो VB इज ग्रेटर देन क्या हो, VA हो, दो वस्तुएं गतिशील हैं, समान दिशा में गतिशील हैं, तो अगर B वस्तु का वेग A वस्तु से क्या हो, ज्यादा हो तो आप देखेंगे समीकरण A से, यदि VB इज ग्रेटर देन VA हो तो मुझे बताओ जो VBA आपको मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, जीरो मिलेगा। देखो VB ज्यादा है, VA कम है, तो ज्यादा में से कम घटाओगे तो मान पॉजिटिव ही आएगा, तो VBA क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव। VBA क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जो दिशा है A और B की उसी दिशा में। दूसरा केस अगर मैं लूं, यदि VB लेस देन हो, यदि VB लेस देन VA हो, यानी VB कम हो, तो VBA इज इक्वल टू, अब देखो अगर VB कम है VA ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा घटाओगे तो मान क्या मिलेगा भाई, नेगेटिव मिलेगा। मान क्या मिलेगा, नेगेटिव। अब मैं केस थर्ड की बात करूं कि भाई दोनों समान दिशा में गतिशील हो और उनका वेग भी क्या हो, बराबर हो। यदि VA इज इक्वल टू VB हो, दो वस्तुएं हैं समान दिशा में गतिशील हैं, उनका वेग भी बराबर है, तो आप देखेंगे कि जो VBA आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि दोनों समान है, समान समान को आपस में घटाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। तो इसीलिए जब दो वस्तुएं समान दिशा में समान चाल से चलती हैं तो वो एक दूसरे को स्थिर दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा इसमें नहीं है कि वेग उनके जीरो है, दोनों स्थिर हैं। आपेक्षिक वेग जीरो है। आपेक्षिक वेग ही बता रहा है आपको स्थिति के बारे में, आपेक्षिक स्थिति के बारे में, कि ये कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, या कौन नहीं जा रहा है। तो ये अनुभव जो हमें होता है, ये आपेक्षिक वेग जीरो होता है, इसलिए हमें दोनों वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, स्थिर दिखाई देती हैं। क्लियर? अब तो इसमें कुछ ग्राफ देखते हैं। देखें, सपोज करो मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, तो ये मैं स्थिति और समय में ग्राफ बना रहा हूं। ये स्थिति है x और ये क्या है बच्चों, टाइम। तो ये मान लो एक्स ए ले लें, ठीक है, ये क्या लेना पर एक्स ए, ये हमने समय लिया है, ये एक्स ए है, तो सपोज करो ये एक्स ए टी बराबर 0 पर है और ये एक्स बी क्या है, टी बराबर 0 पर, तो यहां तो टी बराबर 0 है ना। अब इनकी स्थिति बदल रही है, तो टी बराबर 0 पर एक्स ए की स्थिति क्या है, मतलब वस्तु ए की स्थिति एक्स ए 0 और वस्तु बी की स्थिति क्या है, एक्स बी 0। तो अगर ग्राफ आपको ऐसे मिलता है कि दोनों समांतर रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, एक्स ए 0 एक्स बी 0 दोनों समान चाल से चल रहे हैं, बी और ए दोनों जो है वो समान चाल से आपको चलते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या होगा बताओ, दोनों की स्थितियां क्या रहेंगी, एक दूसरे के सापेक्ष समान रहेंगे, मतलब बिल्कुल हर पॉइंट पे दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उनकी स्थिति समय ग्राफ या जो उनका ढाल है वो क्या रहेगा, समान, यानी इसका ढाल भी थीटा है और इस वाले ग्राफ का ढाल भी क्या होगा, समान। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले ग्राफ का
कि दोनों वस्तुओं, ए और बी की बात मैं कर रहा हूं, दोनों वस्तुओं के स्थिति समय ग्राफ, दोनों वस्तुओं के स्थिति समय ग्राफ के ढाल क्या होंगे? समान होंगे। स्थिति समय ग्राफ के ढाल क्या होंगे बच्चों? समान होंगे। और जब ढाल समान होंगे यानी उनके वेग भी क्या होंगे? समान होंगे। वेग समान का मतलब कि V इज इक्वल टू क्या होगा? VB होगा। ठीक है बच्चों, V इज इक्वल टू VB, यानी उनका आपेक्षी वेग क्या हो जाएगा? उनका जो आपेक्षी वेग होगा VAB या VBA, जो भी आप लोगे, A का B के सापेक्ष, B का A के सापेक्ष, वो क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? तो दोनों वस्तुओं के जो ढाल है, स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल है वो क्या होता है? समान। और हमें पता है कि स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल है वो किसको शो करता है? वेग को शो करता है। तो इसका मतलब दोनों वस्तुएं वो कैसे दिखाई देती हैं? स्थिर दिखाई देती हैं। क्लियर है? अब देखिए, तो अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं आपके सामने इस तरह, ये हमारी स्थिति, ये मूल बिंदु और ये समय है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो सपोज करो ए वस्तु का जो ढाल है वो मैं थोड़ा ज्यादा बना देता हूं और बी का ढाल कम है। ऐसे ग्राफ से क्या मतलब है कि ये तो है मान लो XA 0, कि t बराबर 0 पर ए वस्तु की स्थिति, और ये है बच्चों XB 0, t बराबर 0 पर ए वस्तु की स्थिति और t बराबर 0 पर बी वस्तु की स्थिति। अब आप देख रहे हैं जो ए का ढाल है वो ज्यादा है बजाय बी के ढाल के। अब मान लो ए का ढाल तो मैंने मान लिया थीटा ए और बी का ढाल क्या मान लिया? थीटा बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का ढाल ज्यादा है यानी ए का वेग ज्यादा है। तो बच्चों यहां इस वाले प्रतिच्छेदी बिंदु पर ये दोनों वस्तुएं मिलेंगी। ए का वेग ज्यादा होगा, बी का वेग कम होगा, तो ए बी को क्रॉस करेंगी। तो इस वाले पॉइंट पर आप, अगर आपको ग्राफ में वैल्यूज भी दे रखी हो, पैमाना दे रखा हो, तो आप बता सकते हो कि वो कहां मिलेंगी और कब मिलेंगी। तो इस वाले पॉइंट पर ये मिलने का स्थान हो गया, देखो ये तो स्थान हो गया, ये क्या हो गया? समय। तो यहां तो मैं लिख सकता हूं इस वाले पॉइंट पर मिलने का स्थान, ये तो क्या हो गया भाई? मिलने का स्थान। और ये क्या हो गया? मिलने का समय, टाइम ऑफ मीटिंग और पोजीशन ऑफ मीटिंग। ये क्या हो गया? मिलने का समय। तो इस समय वस्तुएं मिलेंगी, इस स्थान पे मिलेंगी। तो जहां इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पर ये वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या पता लगा कि थीटा ए ज्यादा है किससे? थीटा बी से। ए का ढाल बी से ज्यादा है, ढाल ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि वी इज ग्रेटर देन वी बी होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग यानी वी माइनस वीबी, ये क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि वी ज्यादा है। और बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग लेके चले यानी वीबी माइनस वी, ये क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, बी आगे है, ए पीछे है प्रारंभ में, बाद में क्रॉस कर लेता है वो क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तीसरा ग्राफ लेके चलूं मैं, तो मैंने बनाया आपके सामने इस तरह, ये स्थिति, मूल बिंदु और ये बच्चों समय। तो अब मैं मान रहा हूं बी का ढाल ज्यादा है और ए का ढाल कम है। ठीक है, तो ये तो हो गई ए वस्तु की t बराबर 0 पर स्थिति और ये हो गई बी वस्तु की t बराबर 0 पर स्थिति। क्लियर है? ओके, तो भाई ए वस्तु का ढाल तो मान लो थीटा 1 हो गया और या थीटा ए मान लू मैं, और बी वस्तु का ढाल क्या हो गया? थीटा बी। तो बताओ क्या मिलेंगी क्या है?
क्योंकि आप देख रहे हैं जो आगे है वो ज्यादा वेग है तो हमेशा आगे रहेगी। तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि थीटा बी इज ग्रेटर देन क्या, थीटा ए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो बी वस्तु का वेग है वो ज्यादा है किससे, ए वस्तु के वेग से। बी वस्तु का वेग ए वस्तु के वेग से ज्यादा है। तो इसका मतलब अब जो बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग होगा यानी वी बी माइनस वी ए, तो ज्यादा में से कम घटाओगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आप ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग लेके चलोगे यानी वी ए माइनस वी बी लेके चलोगे तो बी तो कम है, सॉरी बी ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा घटाओगे तो मान क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, ओके। और देखें, चौथा पॉइंट, चौथा ग्राफ। अब मान लो विपरीत दिशा की बात कर लें, अभी तो हम समान दिशा की बात कर रहे हैं, अब हम विपरीत दिशा की बात करें तो हमारी जो ए वस्तु है वो तो देखो ऐसे गतिशील है, ए वस्तु की बात कर रहे हैं, ये तो हो गया मान लो एक्स ए 0, और जो बी वस्तु है वो ऐसे जा रही है। ठीक है, ये कौन सी वस्तु है, बी वस्तु, जो हो गया बच्चों एक्स बी 0। तो ए वस्तु की स्थिति एक्स ए 0 टी बराबर 0 पर, और बी वस्तु की स्थिति एक्स बी 0 टी बराबर 0 पर। ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, टाइम। तो हम देख रहे हैं बी विपरीत दिशा में जा रहा है, ए और बी की स्थितियां कैसी है, विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब दोनों विपरीत दिशा में गतिमान है। तो अब यहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो जहां इंटरसेक्ट होता है ये तो हो गया बच्चों मिलने का स्थान, और ये क्या हो जाएगा, मिलने का समय। ठीक है, ये तो हो गया मिलने का स्थान, और क्या हो गया, मिलने का समय। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपेक्षिक वेग एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। रिलेटिव वेलोसिटी तो हमने सीखा कि वस्तु की जो गति होती है हमेशा किसी ना किसी के सापेक्ष होती है। स्वतंत्र या निरपेक्ष गति का कोई अर्थ नहीं है, स्वतंत्र गति का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहां पर हम जो भी गति पढ़ते हैं वो पृथ्वी के सापेक्ष पढ़ते हैं। पृथ्वी को हमने क्या माना हुआ है, स्थिर माना हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।